हाय फ्रेंड। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सारा CHSL का रिव्यू आप लोग देख रहे होंगे। आज हम लोग अगला जो कल हुआ था आपका पेपर 15 तारीख में 15 अक्टूबर 2020 के डेट में जो आपका पेपर हुआ था उसका फुल एनालिसिस, जितने भी जीके हैं, जीएस हैं और आपके मैथ जितने भी हैं। आज तो मैथ के काफ़ी क्वेश्चन हैं और रीजनिंग, मैथ रीजनिंग और आपका जीएस जीके के भी काफ़ी क्वेश्चन है, मैथ के भी काफ़ी क्वेश्चन है। तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और इजीली तरीके से इस सबको डील करेंगे, सारे क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोग बस ध्यान बनाकर अच्छे से पढ़ते रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका, अगर देखा जाए पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है पहली भारतीय महिला। जीएस के पहले करेंगे, फिर उसके बाद मैथ, फिर उसके बाद रीजनिंग। ठीक है, पहले जीएस कर लेते हैं, फिर उसके बाद पता करते हैं कौन सा हमको करना है। ठीक है, आप लोग एक कॉपी पे नोट करते हुए चलेंगे क्योंकि ये एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और जहाँ भी आप एग्जाम देना चाहते हैं डीआरडीओ वगैरह का, उसमें 100% से सारे क्वेश्चन बिल्कुल मैच करता हुआ बिल्कुल पैटर्न ऐसा ही रहेगा। क्योंकि हमें पता है पैटर्न कैसा आ गया। जब पहला एग्जाम हो गया 2020 में, तो अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ था। अगर एग्जाम हो गया तो बस हमको पता चल गया कि कैसा होने वाला है, मतलब कैसा पेपर सेटिंग होने वाली है। जैसा कि आपको पता है आज का जो आपका पेपर है जो हम कराने वाले हैं, आज में करंट अफेयर काफ़ी पूछे गए हैं। CHSL में काफ़ी करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं 2019 वाले। अब 2020 में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी करंट अफेयर के टॉपिक आ रहे हैं, वो अगले एक साल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो अभी टॉपिक पूरा प्लेलिस्ट में जा रहा है, आप लोग उसे देखें। ठीक है, अभी तक नहीं देख रहे हैं तो बस एक काम आप लोग करते रहें, बीच में लास्ट तक पूरा सेशन को देखेंगे, तब जाके मजा आने वाला है, तब जाके आपको कुछ फायदा मिलने वाला है। लास्ट तक देखेंगे और काफ़ी लोगों को, काफ़ी फ्रेंड्स को अपने शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कल के डेट में। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि यह क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बच्चों से जहाँ से हम लिए हैं कुछ क्वेश्चन, वो कुछ क्वेश्चन मिलता जुलता है। एक आध दो क्वेश्चन है जो कि उन्होंने बताया है, कुछ बच्चे बताए हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन आया था, तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ले लिए हैं। और पिछला वाला जो 3-4 सेट आपका हुआ है उसको अगर नहीं देखें तो देख लें, और बाकी सब उसी तरह है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आ रहा है। जो पिछला वाला का जो सेशन देखकर आगे वाला जो एग्जाम देने जा रहे हैं, तो पिछला वाला सारा देख कर जाएं। 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, तो यह एग्जाम हो गया, मतलब यह एनालिसिस हो गया है चैनल पे। इसका आज हम लोग कराने वाले हैं 15 वाला। तो ध्यान से चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब यहाँ पे देखिए पहली भारतीय महिला की बात किया है। पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, ये तो आपका क्वेश्चन था। सरोजिनी नायडू जी थी, नायडू। इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, आईएनसी की। लेकिन अगर पूछा जाता है आपसे कि बताइए वह पहली महिला जो आईएनसी की अध्यक्षता की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, बस पहली महिला पूछ दे, पहली भारतीय महिला न पूछकर वहां भारतीय हटाकर पहली महिला पूछ दे, तो आप बता देंगे एनी बेसेंट कब की थी। अब तो बता देंगे 1917 में। एनी बेसेंट 1917 में। तीन ही महिला अभी तक आईएनसी की अध्यक्षता की हैं दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। पहला तो एनी बेसेंट 1917 में, सरोजिनी नायडू 1925 में। इनका तो लखनऊ सेशन में हुआ था, इसे याद रखेंगे, लखनऊ सेशन में हुआ था, लखनऊ हुआ था इनका। और यह 1925 में कानपुर अधिवेशन। एक नलिनी सेन गुप्ता थी, 1931 में की थी, नलिनी सेन गुप्ता, इसको याद रखेंगे। नलिनी सेन गुप्ता ने 1931 में किया था अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन की, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है, भारत के मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है। भारत की मौद्रिक नीति, जो नीति बनाई जाती है मौद्रिक नीति, जैसा कि आपको पता है हम लोग का जो जितने भी मौद्रिक नीतियां होती हैं, अगर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है तो यह हमारा किसी भी बैंक को आदेश देना हमारा आरबीआई का काम होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसका काम होता है। तो बस इसका आप आंसर दे दिए होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नीति बनाना, मौद्रिक नीति बनाना रिजर्व बैंक का काम होता है। ठीक, एक तरह से पापा, सारे बैंकों का पापा होता है, जो कि आदेश देता है और सारे बैंक उसे करते हैं, उसके नियम कानून को फॉलो करते हैं। नहीं फॉलो करेंगे तो उसके ऊपर चार्ज लगेगा, उसको चार्ज को भरना पड़ेगा, तब जाके उसको अलाउ होगा आगे वाला काम करने के लिए। चलिए, रिजर्व बैंक की स्थापना बोलेंगे तो बता देंगे 1935 में हुआ था। अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 में हुआ था। इसका 1 अप्रैल याद रखेंगे, 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक डे भी मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें इसमें आपका गवर्नर कौन है, तो बता देंगे शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। कितने नंबर के हैं दोस्तों, ये कठिन क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो जाता है। अगर ऐसा पूछ लेता है तो बता देंगे शक्तिकांत दास जो है 25वें नंबर के हैं। ठीक है, 25वें नंबर के हैं। इसके बाद अगर पूछा जाता है आपसे, बस इतना याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो आप काम करेंगे, जितना भी 2019 का करंट अफेयर है वो आप पढ़ के ही जाएंगे। कोई भी अवार्ड हो, अवार्ड से क्वेश्चन आ रहा है,
और गेम से भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हर सेशन में आ रहा है। तो बता देंगे 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो बता देंगे एलिस पेरी। क्या नाम है? एलिस पेरी। एलिस पेरी को चुना गया है। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो आपको पता है भारत के उपराष्ट्रपति त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं, और इसके बाद गवर्नर भी राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि गवर्नर को नियुक्ति जो होती है, गवर्नर का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं राज्यों में, लेकिन उसको शपथ दिलाने का काम करता है हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज, जो उसमें वरिष्ठ जज होते हैं। इसको याद रखेंगे। चलिए, अगर हम बात करें, अगर पीएम को भी यही नियुक्ति कराते हैं, जैसे कि कोई अगर हमारा बीजेपी पार्टी जीत गई है तो बीजेपी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो आपके देखा जाता है मोदी जी हैं, मोदी जी को ये नियुक्त कराते हैं। नियुक्ति, चयन नहीं, चयन तो हम लोग करते हैं, लेकिन नियुक्ति यह करते हैं। इसको याद रखेंगे। चलिए, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन। हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हैं, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो बता देंगे रविंद्रनाथ महतो। बस एक काम आप लोग करेंगे, यूपी के विधानसभा के अध्यक्ष, बिहार का, एमपी का और राजस्थान का, इतना याद करके ही जाएंगे अगला वाला जो आपका पेपर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना हार्ड क्वेश्चन बन जाए। एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कोई नहीं कर पाता है, इसको याद रखेंगे। चलिए, गोलकुंडा फोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बता देंगे हैदराबाद जो कि तेलंगाना का इस समय कैपिटल बना हुआ है। इसको याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। इसरो की स्थापना कब की गई, तो बता देंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था, तो बता देंगे दोस्तों। देखिए, यहाँ पे जब हुआ था तो याद रखेंगे आप 15 अगस्त 1969 को हुआ था इसकी स्थापना। और 1969 को काफी काम हुए थे हमारे भारत में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इंदिरा जी के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले मून पे जाने वाले, ठीक, 1969 में ही। और 1969 में ही हमारा जो नोबेल पुरस्कार का जो छठा पुरस्कार है अर्थशास्त्र वाला, नोबेल पुरस्कार का सारा वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, जितने भी 2020 में नोबेल अवार्ड मिले हैं, ठीक है। तो 1969 में जो आपके अर्थशास्त्र का अवार्ड नोबेल में वो स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे, अर्थशास्त्र का अवार्ड स्टार्ट हुआ था। इसके बाद दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे इसरो का, तो बता देंगे बेंगलुरु में है। अगर पूछा जाता है इस समय सीईओ कौन है, तो बता देंगे के सिवान जी हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, चंद्रयान 2 की बात पूछा था ना पिछले वाले पेपर में, तो याद रखेंगे चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग कब हुई थी। चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग कब हुई थी, बता देंगे 22 अक्टूबर 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 में। अब चंद्रयान 2 की कब लॉन्चिंग हुई, तो बता देंगे 22 जुलाई 2019 को। अब चंद्रयान 3 की बात चल रही है 2024 के लिए, तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि उसका प्रोसेसिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी प्रोसेस में है, मतलब अभी लॉन्चिंग 2024 के लिए उसको दिया जा रहा है। देखिए, भेड़ बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो बता देंगे खुरपका, जो मुंह पका होता है ना उन लोग को, तो उसके बीमारी से बचाने के लिए PPR ये होता है, ये टीका लगाया जाता है, इसको याद रखेंगे। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, संविधान का केंद्र सा कौन सा संशोधन था, ये बता देंगे। जीएसटी, ये क्वेश्चन था आपका कि जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो संविधान का हुआ था ना, संविधान में संशोधन हुआ था, कौन सा संशोधन था, तो बता देंगे 101वां संशोधन था। लेकिन बिल पूछा जाए तो बता देंगे 124वां बिल था, ये याद रखेंगे ना, 101वां संशोधन और बिल 124वां, इसको याद रखेंगे। चलिए, अगर पूछा जाता है जनवरी 2020 में वुमेन टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन महिला खिलाड़ी रही हैं, तो बता देंगे देखिए 2019 की बात कर रहा है, 2020 की बात कर रहा है। जनवरी 2020 में जारी वुमेन टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन रही थी, तो बता देंगे सिमोना हालेप, रोमानिया की हैं, सिमोना हालेप या रोमानिया के हैं, इसको याद रखेंगे, क्योंकि कभी काल के ये भी पूछ लेता है, तब क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, बलुई मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, बलुई मिट्टी जो कि हमारा राजस्थान वाले इलाके में ज़्यादा पाया जाता है, देखेंगे तटीय वाला इलाका जो होता है उसमें ज़्यादा पाया जाता है बलुई मिट्टी, तो बता देंगे बलुई मिट्टी किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, बता देंगे आलू और मूंगफली के लिए, ठीक है ना। अब आप एक काम करेंगे कि जूट होता है, कपास होता है, ये किस मिट्टी में होता है आप बताएंगे, ठीक है, बता देते हैं आपको, महाराष्ट्र वाले इलाके में ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र और गुजरात वाले में। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के जज किस एज में रिटायर होते हैं, मैक्सिमम एज क्या होती है रिटायरमेंट की, बता देंगे 65 साल, सुप्रीम कोर्ट की जज की बात कर रहा है, लेकिन हाई कोर्ट की बात करता है तो 62 साल बता देते हैं आप, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, काफी अच्छे क्वेश्चन। 10 कठिया, देखिए 10 कठिया संगीत किस राज्य में गाया जाता है, किस राज्य का है, तो ओडिशा बता देंगे आप, ओडिशा। जैसे छाऊ है, पाइका है, ये झारखंड का है, ठीक है ना। इसी तरह आपका गरबा है, डांडिया है, गुजरात का है, ठीक है। इसी तरह नौटंकी है, महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। और आपका इसी तरह देखेंगे गोरा है, ये आपका यूपी का है, ठीक है ना। ये सब आप याद करके जाएंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये डांस जो हो गए आपके जितने भी नृत्य हो गए
और कथकली जैसे पूछ दिया, कथकली पूछ दिया तो केरल का बता देंगे, लेकिन कथक पूछ दिया तो यूपी का बताएंगे, ठीक है ना। इस तरह थोड़ा थोड़ा मेजर मेजर ज़्यादा हल्का फुल्का डिफरेंस है दोनों में, तो आप लोग एक बार दो बार रिवाइज करके जाएंगे तो आराम से हो जाएगा। जैसे आपका पूछा जाए एक और होता है जो पंजाब का है, पंजाब का तो भांगड़ा होता ही है, एक और है डिबिया करके होता है, डिबिया, तो वह भी पंजाब का ही है। तो इस तरह आप याद करके जाएंगे इसको। चलिए सुप्रीम कोर्ट, अब आगे देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को हो गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 किसे दिया गया, तो बता देंगे 1917, एक मूवी है 1917, उसको दिया गया। 1917 के डायरेक्टर कौन थे, तो बता देंगे डायरेक्टर कौन थे, तो सैम मेंडेंस, क्या नाम था, सैम मेंडेंस। यह क्वेश्चन आपका जो डायरेक्टर वाला है ये एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, इसको आप लोग याद करते हुए चलेंगे, यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे। चलिए वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, तो आपको पता है यह क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, हर सेट में आ रहा है, बल्कि पिछला वाला आपको कराए थे क्लासेस उसमें भी आया था। तो याद रखेंगे क्षोभ मंडल, जो आपका ट्रोपोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर होता है, मतलब क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो इसको याद रखेंगे, जो क्षोभ मंडल होता है इसी में सारे मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक है, बारिश होना, बादल गरजना, ठीक है, मौसम कुछ भी चेंजेस होता है तो इसी में होता है। जो जहाज वगैरह उड़ते हैं सब ताप मंडल में उड़ते हैं, मतलब ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर आता है। स्ट्रेटोस्फीयर की ऊंचाई जो होती है तल से अगर देखा जाता है तो 50 किलोमीटर तक होता है, उसी में ओजोन परत भी पाया जाता है हमारा, जो कि यूवी रेस को पृथ्वी पर आने से रोकता है। जो हमारा ट्रोपोस्फीयर होता है, जो क्षोभ मंडल होता है, वो केवल नीचे से 10 किलोमीटर तक होता है, 9 किलोमीटर तक कह लीजिए, और लेकिन ध्रुवों पर देखा जाए तो 15 किलोमीटर तक मैक्सिमम हो सकता है। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी द्वारा सी एफ एंड्रयूज, ध्यान से देखेंगे, सी एफ एंड्रयूज मतलब कि अगर यहाँ पे हम लिख दें, देखिए क्वेश्चन, CFANDREWS, सी एफ एंड्रयूज को किसकी उपाधि दी गई थी, तो बता देंगे दीन बंधु को यह उपाधि दिया गया था गांधी जी द्वारा। आईसीसी द्वारा सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट टीम किसे घोषित किया गया है, तो बता देंगे इंग्लैंड को घोषित किया गया है। लगभग आपका तीसरे नंबर पे आ जाता है इंडिया, है ना। चलिए दूसरे नंबर पे आ जाए, देखिएगा आप लोग थोड़ा सा इसको, नेशनल कंज्यूमर डे यानी कि जागो ग्राहक जागो, आपको पता होगा जागो ग्राहक जागो का बहुत ज्यादा ऐड भी आता है हमारे टीवी चैनलों पे, तो बताएंगे जागो ग्राहक जागो। अच्छा बताइए मार्का क्या होता है, गुड्स के जो मार्का होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो आप बता देंगे जो एक मार्का बोलते हैं जो गुड्स पे लगते हैं, ठीक है ना, गुड्स पे जो लगे होते हैं एक मार्का, अगर वो देखा जाए तो वो अच्छा प्रोडक्ट होता है। उसकी अगर उसमें कोई खराबी होती है सरकार जिम्मेदार होती है। उसमें अगर कोई किसी प्रोडक्ट में अगर एक मार्का लगा हुआ है, अगर उसमें भी कोई खराबी आती है उस प्रोडक्ट में जिसमें एक मार्का लगा हुआ है, तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। तो इसी तरह इसमें पूछा गया कि नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया गया, 24 दिसंबर। देखिए 24 दिसंबर याद रखेंगे, 24 दिसंबर, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है हर डे से एक क्वेश्चन आ रहा है सॉरी। कमायनी किसकी पुस्तक है, तो बता देंगे जयशंकर प्रसाद की, कमायनी जयशंकर प्रसाद की। देखिए ये क्वेश्चन नया पूछ दिया इस बार, जयशंकर प्रसाद, यह इस सेट में नया क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप लोग जितने भी कहानी है कविता हैं थोड़ा सा हल्का फुल्का याद रखेंगे इनका। चलिए जेपी नड्डा बीजेपी के कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं, पता है आपको, बहुत पता है। जेपी नड्डा इसके पहले आपके अमित शाह जी थे, लेकिन इस बार वह गृह मंत्री बन गए हैं, और जेपी नड्डा 11वें नंबर के हो जाएंगे आपके, 11वें नंबर के हो जाएंगे आपके अध्यक्ष, ठीक है, बीजेपी के। चलिए पहला राजीव गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो बता देंगे विश्वनाथ आनंद जो चेस प्लेयर हैं। अगर इस बार देखा जाए राजीव गांधी अवार्ड किसने लोग को दिया गया, तो बताएंगे 5 लोग को दिया गया। चौथे नंबर क्रिकेट में रोहित शर्मा को दिया गया। देखिए इस बार कितने लोग को दिया गया, तो बता देंगे आप, मनिका बत्रा जो कि टेनिस टेबल से संबंधित है, रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से संबंधित है, रानी रामपाल जो कि महिला हॉकी क्रिकेटर से संबंधित हैं, महिला हॉकी से संबंधित है, उसके कैप्टन है महिला रानी रामपाल। इसको याद रखेंगे। विनेश फोगाट जो रेसलिंग में रेसलिंग के लिए मानी जाती है। एक और है यंग वेलू करके हैं, यह भी आपके हाई जंपर संबंधित हैं। अब इस समय अगर देखा जाए जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, रोहित शर्मा, आपको पता है धोनी, विराट और सचिन को मिल चुका है, चौथे नंबर के रोहित शर्मा जी बने हैं क्रिकेट में पाने वाले, इसको आप लोग याद रखेंगे। दलाई लामा ने भारत में कब शरण ली, यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बता देंगे 1959 में। उस समय बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा था और 1951-52 से ही चीन उस पर आतंकी हमला, मतलब कि करेजिया की तरफ से हड़पता हुआ उसको सिमेट रहा था। आज देखिए पूरा तिब्बत चला गया है चीन में। तो बस वह हमेशा मांग करते रहे जवाहरलाल नेहरू से, खैर वो अलग मुद्दा है, उसका एक ऑडियो बनाए हैं हम, आप लोग सुन सकते हैं चैनल पे। काकोरी कांड कब हुआ था, तो बता देंगे 1925, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। इसमें देखिए पिछले वाले सेट में पूछा था काकोरी कांड में किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो उसमें भगत सिंह ऑप्शन था, तो भगत सिंह आप लगा देंगे। 3 लोग थे, 3 लोग का मेजोरिटी होता है, याद रखेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, उसके बाद राजेंद्र लाहड़ी, तो यह 3 लोग थे जो कि इसको अंजाम दिए थे। इसमें लूटपाट हुआ था 9 अगस्त 1925, आप लोग याद रखेंगे। इसमें भगत सिंह नहीं थे, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक किसके इसके लेखक कौन है, तो बता देंगे साइमन टॉफेल। कौन है, साइमन टॉफेल। किसके लेखक हैं, तो बता देंगे फाइंडिंग द गैप्स,
चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? अभी तो यह हाल में ही खोला गया है, इसका उद्घाटन भी हाल ही में हुआ है। तो बता देंगे चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पे है, बता देंगे अरुणाचल प्रदेश, जो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे हम लोग का बॉर्डर होता है, कौन सा बॉर्डर है, चाइना के साथ भारत का, तो बता देंगे आप मैकमोहन लाइन, ठीक है ना, इस तरह आप बता देंगे उसको, मैकमोहन लाइन है, उसी जगह हम लोग का सबसे लास्ट पॉइंट, ईस्ट पॉइंट भी उसी जगह है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है, बता देंगे राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। राजस्थान में सबसे बड़ी सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, ये सब मतलब मिला जुला कर 17 जिलों में सिंचाई का काम कर रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा है, आपको पता है, वहीं पे थार मरुस्थल भी पाया जाता है, जो कि भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है। उसका कुछ अंश हवा के कारण या फिर कह लीजिए कुछ बाउंडर वगैरह के कारण गुजरात में भी आ रहा है, आपका यूपी के वेस्ट में भी आ रहा है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के वेस्ट में आ रहा है, तो ये सब फैल रहे हैं, उसके लिए सरकार अंजाम कर रही है। रोहतांग टनल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? देखिए 2020 का ही क्वेश्चन है, तो अभी बदला गया हाल में, तो बता देंगे अटल टनल अटल टनल काफी पहले रख दिया गया था, उसका उद्घाटन अभी किया गया है मोदी जी द्वारा। तो उसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर तक लंबाई है। अगर देखा समुद्र से ऊंचाई कितनी है अटल टनल का, तो बता देंगे आप 300 मीटर 3000 मीटर ऊंचाई है, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। वो पूरे विश्व का भी और भारत का भी सबसे बड़ा टनल बन गया है, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। रोहतांग टनल का ही नाम अटल टनल कर दिया गया है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश से पड़ जाता है। इसे 2019 में लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए रसायन का नोबेल अवार्ड मिला गया था। देखिए इस बार तो चेंज हो जाएगा, यह इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए क्योंकि पिछले कई महीनों से एग्जाम नहीं हुए हैं कोरोना के कारण, तो इंपॉर्टेंट हो गया है। पिछले मतलब कि 2019 में लिथियम आयन बैटरी के लिए किसको रसायन के फील्ड में नोबेल अवार्ड दिया गया, तो आप बता देंगे जॉन बी गुड इनफ। देखिए आप लिख देते हैं जॉन बी गुड इनफ इनको मिला है। और दूसरे नंबर पे बता देंगे एम स्टैनली, ठीक है। और इसके बाद एक और है, उनका नाम क्या है, एम स्टैनली विटेंगम इनका पूरा नाम है, तो बता देंगे आप आकिरा यासिनी या है, ठीक है। ये तीसरे नंबर को जाते हैं। चलिए आप लोग इतना अगर याद कर लेते हैं तो हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी या फिर मैथ स्टार्ट हो गया? चलिए अब मैथ स्टार्ट हो गया ना, इतना क्वेश्चन था आपका, आप लोग याद रखेंगे इसे और इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, जहाँ तक होगा आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब देखिए मैथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ से पहले रीजनिंग कर लिया जाए क्या? रीजनिंग के काफ़ी कम क्वेश्चन है, देख लेते हैं, रीजनिंग ही पहले कर लेते हैं, रीजनिंग के बाद मैथ स्टार्ट करते हैं ना। चलिए पहले रीजनिंग कर लेते हैं, रीजनिंग के बाद मैथ स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए तो रीजनिंग में देखिए क्या पूछा गया, बहुत ईजी है, पहले तो नंबर सिस्टम से ही आ गया पहले। अब देखिए इसमें पूछा गया है पहला DOPPFPNHQLJRJ। अब इसमें पूछा गया नेक्स्ट क्या आएगा ना। अब देखेंगे आप लोग ध्यान से, तो देखिए पहले में D ABCDEF प्लस 2 का आ रहा है, प्लस 2, D के बाद F में 2 की बढ़ोतरी, F के बाद H में प्लस 2 की बढ़ोतरी, देखिए ABCDEFGH प्लस 2 की बढ़ोतरी, H के बाद GHIJ प्लस 2 की बढ़ोतरी, तो यहाँ पे प्लस 2 का बढ़ोतरी होगा, प्लस 2 का बढ़ोतरी का मतलब ABCDEFGHIJKL आ जाएगा, पहला तो L आएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो बीच वाला जो आ रहा है प्लस 1 का, देखिएगा OP के बाद R के बाद S, तो यस हो जाएगा L के बाद। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों तो -2 का हो रहा है, देखिए P के बाद MNOP, यहाँ से माइनस हो रहा है, माने -2 हो रहा है, लास्ट वाले में -2 हो रहा है, अब यहाँ पे भी -2 हो रहा है और यहाँ पे भी -2 हो रहा है। जब यहाँ पे J में, अब J के बाद -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, J के बाद -H करेंगे, HIJ आता है ना, ABCDEFGHIJ, तो H आ जाएगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा LSH, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इससे ही है, कोडिंग डिकोडिंग से, देखिए LOYALITY, इसको लिखा जाता है MPZBMUZ। देख लेते हैं, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6, इसमें 8 आ गया कैसे जी? तो एक अक्षर छूट रहा है दोस्तों, MPZBMUZ, देखिएगा एक अक्षर छूट रहा है, आप लोग ध्यान देंगे इसको, कोई बात नहीं, एक मिस्टेक कर दिए हैं यहाँ पे, एक अक्षर लिखना भूल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस पता रहना चाहिए पैटर्न कैसा एग्जाम पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट पूछा हुआ इसका, अगर इसको हम लोग ए लिखते हैं तो पूछ लिया गया है PROCLIM को क्या लिखेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे जो बढ़ोतरी हो रहा है दोस्तों +1 का हो रहा है, L के बाद M, O के बाद P, Y के बाद Z, इस तरह +1 का आधा चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे P के बाद Q +1, R के बाद S, O के बाद +1 करेंगे तो P, C के बाद +1 करेंगे तो D,
L के बाद +1 करेंगे तो M, इसके बाद A के बाद +1 करेंगे तो B, ठीक है, I के बाद +1 करेंगे ABCDEFGHIJ, J, M के बाद N, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? SPDMBJN, ठीक है ना, इस तरह आप इसका आंसर बता देंगे और आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है ये त्रिभुज इसमें काउंट करना है, कितने त्रिभुज हैं देखिएगा, इसका अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कितने ट्रायंगल हैं, ठीक है ना, ये आप ट्रायंगल वाला मैम पढ़ा रही हैं आपको, अभी पढ़ाना स्टार्ट की हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, प्रियंका मैम, उसको वहाँ पे पढ़िए आप लोग। इस समय आपका सेटिंग अरेंजमेंट खत्म हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं आके चैनल पे। चलिए अब देखिए इसमें बताना है कितने ट्रायंगल हैं, तो बता देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणे 2 कर देंगे 16, या 8 गुणे 2 क्यों कर रहे हैं मैम बताएंगे आपको, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम कम है तो आप समझेंगे मैम से ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें यह भी आपका आ गया कोडिंग डिकोडिंग से, इसको ध्यान देंगे। इसमें क्या पूछा गया है, MACHINE, ई को अगर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ENIHCAM। अब देखेंगे आप लोग ध्यान से, E लास्ट में आ गया, N लास्ट में आ गया, I लास्ट में आ गया, H लास्ट में आ गया, C यहाँ पे, मतलब कि इसको रिवर्स कर दिया है। तो इसी तरह बताना है हमको ACTIVE को बताइए क्या होगा, बस इसको लौट दीजिए, EVITCA हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यह नंबर सीरीज पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 2 6 10 22 42 और यहाँ पूछा गया क्या है। अब देखेंगे ध्यान से, अब देखिए 2 गुणे 2 माइनस 2 क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे करेंगे इसके लिए, यह 6 कैसे आया, तो देखिए 2 गुणे 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 यानी कि 6, एक बार माइनस करेंगे 2 का गुणा करके, एक बार प्लस करेंगे 2 का गुणा करके। इसी तरह 6 में करेंगे तो 6 गुणे 2, देखिए यहाँ पे प्लस 2 हो गया, यहाँ पे माइनस 2, 6 दूनी 12, 12 माइनस 2 10 आ गया। अब 10 में करेंगे तो 10 गुणे 2 प्लस 2, 10 दूनी 20, 22 आ गया। इस तरह 22 में करेंगे तो 22 गुणे 2 माइनस 2, 22 दूनी 44, 44 माइनस 2 42। अब 42 में करेंगे तो 42 गुणे 2 प्लस 2, यानी 2 दूनी 4, 2 चौके 8 प्लस 2 यानी कि 86 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा आप लोग क्या पूछा गया है, यह भी नंबर सीरीज से ही है, देखेंगे ध्यान से, ये तो बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा। अब स्क्वायर और क्यूब याद कर लें, कम से कम 60 तक तो याद कर लें दोनों, ठीक है, 25 तक क्यूब याद कर लिए, 60 तक स्क्वायर, 60-70 तक। उसका निकालने का तरीका आप हजारों तक स्क्वायर इसी तरह देख कर ही पता कर लेंगे स्क्वायर है कि नहीं है। आप प्लेलिस्ट में आइए और प्लेलिस्ट में खगालिए कि उसमें सर मैट्रिक्स का वीडियो कहाँ पे है, प्लेलिस्ट में, तो उसमें होगा, आप लोग सारा वीडियो देख लें। 4 16 36 64 64 100 और 144 यहाँ पे दे दिया है 196। तो नेक्स्ट क्या आएगा ये बताना है। देखिए 4 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, देखिए 2 2 का गैप है, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, फिर 12 का, फिर 14 का, इसके बाद 16 का आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, 256 बता देंगे, आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है R बराबर, अगर R बराबर 36 है और BIN बराबर आपका है 50, तो अगर R को 36 लिखा जाता है, BIN को 50 लिखा जाता है, तो बताइए आप TALE को क्या लिखा जाएगा, TALE को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे 36 है, R का अगर देखेंगे नंबर कितना होता है तो 18 होता है, क्या होता है दोस्तों 18, 18 गुणे 2 कर दीजिए 36 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे B का नंबर 2, AB 2 हो गया। अब I का देखेंगे तो I का ABCDEFGHI 9 होता है। इसी तरह N का देखेंगे तो 14, 13 के बाद 14, 13 M पे आता है और 14 N पे आता है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तीनों को, 14 2 16, 16 4 20 5 25, 25 गुणे 2 50 हो गया। बस इसी तरह इसका निकाल लेंगे। T की वैल्यू कितनी हो जाती है, T का बता देंगे 20 और A का 1 और L का देखेंगे तो 12, ABCDEFGHIL, हाँ 12 हो गया, E का 5 हो गया। अब देखिए 20 प्लस 1 21, 21 2 23, 23 10 33, 33 5 38, 38 गुणे 2 कर दीजिए, 2 8 16 को 6 में 1 2 3 6 1 7, 76 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है रीजनिंग में आपका 4 5 इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं और यहाँ पे दिया 41 और इस तरह क्वेश्चन दिया था जो दोस्तों हमको स्टूडेंट से मिला है, बस वही क्वेश्चन आपको लिया गया है हूबहू क्वेश्चन 340। तो बताना है हमको 24 25 का क्या होगा अगर मिला देंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था। अब देखेंगे हम देखेंगे एक चीज, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25,
तो 25 और 16 को ऐड करेंगे तो 41 आ रहा है। 5 5 11 को एक हाथ में है, 1 2 1 3 1 4। इसी तरह 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196, 196। इन दोनों को ऐड करिए, 6 4 10 को 0 हाथ में है 1, 9 10 14 4 हाथ में है 1 1 2 1 3, तो ये हो गया 340। इसी तरह 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। इसको ऐड करिए, 6 5 11 को एक हाथ में है 1, 7 2 9 1 10 को 0 हाथ में है 1, 6 5 11 1 12, 1201 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट इसमें से बोला जा रहा है कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, आप लोग मैनेज करेंगे और क्वेश्चन का प्रारूप देखेंगे कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी कोडिंग से है। डियर, DEER को अगर हम लोग लिख सकते हैं 12 2 1 5, और इसी तरह HIGH को लिखा जा सकता है 5 5 6 4 5, ये लिखा गया है। तो बताना है आपको कि हिल को क्या लिखेंगे, HEEL को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग कि देखिए इसमें -3 हो रहा है, -3। जब -3 होगा तो आपका एक चीज़ ध्यान देंगे, इसे 1215 बोला है ना, एक चीज़ ध्यान देंगे। देखिए तो ये D ABCD कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे आ रहा है। ये 5वें नंबर पे, ये भी 5वें नंबर पे, ये 18वें नंबर पे आ रहा है। अब देखिए इसमें अगर -3 करते हैं हम लोग, -3 तो क्या मिलता है 1, जो 1 यहाँ पे मिल गया। अब इसमें हम लोग -3 करेंगे, 5 -3 करेंगे ई में तो क्या मिलेगा, 2 मिल गया, 1 2 आ गया। इसमें 5 -3 करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें भी 2 आ जाएगा। लेकिन 18 -3 करेंगे तो क्या आएगा, 15 आ गया। देखिए 1 2 2 15 आ गया। इसी तरह इसमें ABCDEFGH, H किस नंबर पे आता है बता देंगे आप, 8वें नंबर पे आता है। इसी तरह इसका निकाल लेंगे तो इसका भी आ जाएगा 5 6 4 5, -3 करके। बस यहाँ पे आ जाते हैं HEEL, इसका निकालेंगे तो ABCDEFGH, H 8वें नंबर पे आ गया, ये 5वें पे, या 5वें पे ABCDEFGH HIJL, L 12वें नंबर पे आ गया। बस -3 करिए, -3 करेंगे तो 5, इसे -3 करेंगे तो 5 -3 2 2, और यहाँ पे -3 करेंगे तो 9, यानी कि 5229 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेट, अब देखिए यहाँ पे ये भी अच्छा क्वेश्चन है, GATE। गेट को अगर लिखा जाता है 20 26 72 722, ये लिखा जाता है गेट को 20 26 722। और आपको आपका एक और दिया है के, देखेंगे ध्यान से, KITE को अगर लिखा जाता है 16 18 722। तो आपको बताना है दोस्तों कि इसमें जो एक चीज ध्यान दीजिए, ये पूछा गया है ये पूछा गया है KITE, ये पूछा गया है। तो आप एक चीज ध्यान देंगे, जो G है, G का रिवर्स क्या हो जाता है, G का रिवर्स होता है T। आप लोग याद रखेंगे ABCD। पहले तो एक काम करते हैं आप, जब ऐसा क्वेश्चन आया करे तो आप ABCD लिख लेंगे। देखिए ऐसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब देखिए जी का विपरीत क्या है, टी है, तो टी हो गया। इस पहले इसको लिख लीजिए, बताते हैं अभी। टी हो गया, और इसके बाद आपका कौन सा हो जाता है, ए का विपरीत, ए का विपरीत जेड हो गया। या फिर आप एक काम करेंगे, रिवर्स चला हुआ है, रिवर्स। तो जी का अगर रिवर्स देखेंगे, अगर रिवर्स से चलेंगे तो 20वें नंबर पे आएगा। ठीक है। ए का इसी तरह रिवर्स चलेंगे तो 26वें नंबर पे आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह टी का अगर रिवर्स चलेंगे दोस्तों, टी का अगर रिवर्स चलेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे आ गया। ठीक है। इस तरह अगर ई में रिवर्स चलेंगे तो 26 माइनस, आप देख लेंगे यहाँ पे आ रहा है ना 26, यहाँ पे 26 पूरा है। अगर रिवर्स चलते हैं तो इसका स्थान आता है 22, तो 22 हो गया। इस तरह आप KITE का भी निकाल सकते हैं रिवर्स चल के। चलिए इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाता है पासा से। देखिए पासा से हर शिफ्ट में क्वेश्चन वैसे पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड पासा से भी पूछा जा रहा है। क्योंकि स्टैंडर्ड पासा थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बच्चों के लिए, तो उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको भी आप लोग पढ़ के जाएंगे। वैसे पासा स्टार्ट होने वाला है, प्रियंका मैम स्टार्ट करेंगी बहुत जल्द। आप लोग हिस्ट्री का वीडियो नहीं देख रहे हैं, हिस्ट्री का वीडियो देखिए, बहुत अच्छी तरीके से हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है मैम के द्वारा। ठीक है ना। वो एक्सपीरियंस भी उनके पास है हिस्ट्री पढ़ाने का, तो आप लोग देखें उसको। चलिए यहाँ पे देखिए 6 5 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया 2 6 3 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि 6 का विपरीत बताइए, जो 6 है उसका विपरीत बताइए। ये पासा 1 2 3 4 5 6 इसमें है, क्योंकि पासा में 1 से लेकर 6 ही तक अंक होते हैं। तो यहाँ पे 6 का विपरीत पूछा हुआ है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज चलना होगा। इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज। देख लेंगे दोनों में मिलता जुलता कौन सा नंबर है, तो 6 है, तो 6 हो गया। 6 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया। इसी तरह इसमें देखेंगे तो 6 के बाद 6 है, 6 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ जा रहा है। तो 6 का विपरीत तो हमें नहीं मिला, लेकिन 4 2 5 3 का मिल गया, तो 6 में क्या बचा, 1 1, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। या तो खत्म हो गया सीट ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें देखिए थोड़ा सा आपको वर्ग बना के दिया हुआ है इसमें। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, अगर नहीं लगता है तो छोड़ देना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को, हमको आगे बढ़ना चाहिए, टाइम नहीं तो वेस्ट होता है ना। चलिए इसमें देखिए 121 दिया हुआ है, वैसे ये ईजी था। 324 जिसको वर्ग याद है, वर्ग और क्यूब, वो सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे इस रीजनिंग का, जो इस तरह के आते हैं। 21, 110, 306 और यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 11, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आएगा, फिर उसी में से 11 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 110। इस तरह 18 का स्क्वायर 324, 324 माइनस 18 करेंगे आ जाएगा 306, ठीक है ना। इस तरह 21 का स्क्वायर 441 माइनस 441, हाँ 441 माइनस 21 कर देंगे तो 1 1 0, 4 माइनस 2 गया 2, 4, यानी 420 का आंसर हो जाएगा, 420। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें दिया था 3:15 हो रहा है, तो इसका प्रतिबिंब बताइए, प्रतिबिंब बताइए शीशे में, इसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा। तो आपको याद रहना चाहिए 11 माइनस 11 60, 11 60 से माइनस कर देते हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो 11 60 से माइनस करते हैं तो आपको प्रतिबिंब पता चल जाएगा। 3:15 देखिए क्या इतना आ जाएगा, 10 माइनस 5 5, यहाँ बचा कितना 5 माइनस 1 4, यहाँ बचा आपका 10, 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 7, यानी 7:45 होगा मिरर में। जब रियल में 3:15 होगा तो दर्पण में कितना दिखाएगा 7:15। अगर दर्पण में 45 है ना, तो अगर दर्पण में 7:45 हो रहा है तो इसका भी अगर 11:60 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3:15। हर केस में, दर्पण के हर केस में 11:60 से माइनस करते हैं। एक और डिफरेंट केस हो जाता है, उसको मैम आपको बताएंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें देखिए सीरीज से आया है 8, 14, 25, 46। तो नेक्स्ट बताइए क्या आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है 8 गुणे 2 माइनस 2, 8 दूनी 16 माइनस 2 14, ये अलग शिफ्ट में आया था। इसी तरह 14 गुणे 2, 14 गुणे 2, 14 दूनी 14 दूनी 26, देखिए सही हो रहा है, 14 दूनी 28 होता है ना, 14 दूनी 28, हाँ सही तो है, 14 दूनी 28 माइनस 3, देखिए माइनस 2 हुआ फिर माइनस 3 हुआ। इसी तरह 25 का 25 गुणे 2, 25 दूनी 50, 50 माइनस 4 हो गया, देखिए माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। इस बार क्या होगा 25 दूनी 50, 50 माइनस 4 46 आ गया। इस बार क्या होगा माइनस होगा 5 का, 46 गुणे 2 माइनस 5। अब देखिए 46 गुणे 2 करेंगे, 2 छक्का 12 को 2 हाथ में 1, 2 चौको 8 है 9, 96 माइनस 5 कर देंगे, आ जाएगा 91 आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे 91 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए तो गलत हो गया क्या, देखिए गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए तो 6 दूनी 12 को 2, 2 चौको 8 के 9, 92 आएगा। 92 माइनस 5 करेंगे तो आपका 87 आएगा आंसर ना, 87 आएगा। सॉरी इसके लिए थोड़ा सा फास्ट है दोस्तों ना, इस वजह से गलत हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सही कर देते हैं उसको, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बस। चलिए इसमें देखिए अब आपका सिलोगिन से आया है। सिलोगिन बहुत हमारा तो प्री है सिलोगिन कहिए तो, इसको अगर हो सके तो चैनल पे अभी पढ़ाएंगे, आप लोग बस ध्यान से पढ़िएगा। सिलोगिन देखिए, सिलोगिन में पूछा गया कथन। कथन का अगर देखा जाए, कथन दिया था पहला, सभी साइकिल जो है दोस्तों वो क्या है, मोटर है, सभी साइकिल मोटर हैं। और दूसरा कथन दिया था, उसमें दिया था सभी मोटर कार हैं। तो आपको निष्कर्ष में क्या दिया था, निष्कर्ष में दिया है पहला सभी साइकिल कार हैं, सभी साइकिल कार हैं, और दूसरा निष्कर्ष दिया है सभी कार मोटर हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सभी साइकिल मोटर हैं, सभी साइकिल मोटर हैं, सभी साइकिल जो आगे मोटर के अंदर आ गए, और सभी मोटर कार हैं, सभी मोटर के आगे किसके अंदर, कार के अंदर। ठीक है, अब इसमें देखिए निष्कर्ष पूछा है सभी साइकिल कार हैं। जब सभी साइकिल मोटर हैं और मोटर सारे कार हैं तो सभी साइकिल भी कार हो जाएंगे, मतलब पहला सही है। इसी तरह सभी कार मोटर हैं, अब सभी कार तो मोटर नहीं है, कुछ ही कार मोटर है, कुछ ही कार तो मोटर है, बस इतना ही तो मोटर है, और बाकी ये वाला मोटर नहीं है, तो मतलब ये गलत हो गया आपका। मतलब पहला इसमें दिया होगा, पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा रॉन्ग है। इस तरह उसमें दिया होगा ऑप्शन, तो आप लोग उसको टिक करेंगे। चलिए एक और सिलोगिज्म से पूछा गया है, इसको देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सिलोगिज्म में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, कथन, ये दूसरे शिफ्ट में था। कथन में दिया था दोस्तों, क्या दिया, सभी बाइक कार हैं, पहला निष्कर्ष पहला कथन सभी बाइक जो हैं वह कार हैं, और दूसरा कथन दिया है सभी कार जो हैं ट्रक हैं, सभी कार ट्रक हैं। तो निष्कर्ष में दिया था, निष्कर्ष में दिया है पहला निष्कर्ष कुछ बाइक ट्रक हैं, कुछ बाइक ट्रक हैं, और दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है कोई बाइक ट्रक नहीं है, ट्रक नहीं है। अब इसमें देखेंगे सभी बाइक कार हैं, तो सभी बाइक बना दिया हमने और कार बना दिया। ठीक है, सभी कार ट्रक हैं, सभी कार
ट्रक के अंदर आ गया, ट्रक के अंदर। अब देखिए कुछ बाइक ट्रक है, जो कुछ बाइक है वो ट्रक है क्या? जब सारे बाइक ट्रक के अंदर हैं तो कुछ भी ट्रक होगा। जब सारे बाइक ट्रक के अंदर हैं तो कुछ बाइक भी ट्रक के अंदर होगा, मतलब पहला सही है। कोई बाइक ट्रक नहीं है, कोई बाइक ट्रक नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। कुछ बाइक तो ट्रक है, कुछ बाइक ट्रक है, मतलब सॉरी सारे बाइक ट्रक हैं, सारे बाइक भी ट्रक हैं और कुछ ट्रक बाइक है। अगर यह दिया होता कुछ ट्रक बाइक हैं तब भी सही हो जाता, और कुछ बाइक ट्रक है ये भी सही है, दोनों याद रखेंगे। क्योंकि पूरा के अंदर आपका बाइक आ जाता है, बाइक जो है कुछ ही बाइक, मतलब कि यह वाला पार्ट देखें तो यहाँ पे कुछ ट्रक आ जाता है, कुछ ट्रक बाइक हैं या भी सारे बाइक ट्रक हैं और कुछ बाइक ट्रक हैं, ये सारे सही हो गए तीनों जो बोले हैं। लेकिन अगर बोला जाता है कोई बाइक ट्रक नहीं है तो ऐसा तो हो ही नहीं, तो है कुछ तो कुछ है, मतलब ये गलत हो गया। पहला इज राइट आंसर आपका। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपका। देखिए एक क्वेश्चन दिया था 484 529, तो बताइए 676 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 484 किसका स्क्वायर है तो बता देंगे 22 का स्क्वायर है। देखिए स्क्वायर से काफी क्वेश्चन आ रहा है। 529 किसका स्क्वायर है बता देंगे 23 का स्क्वायर है। 22 के बाद 23 आ गया। इसी तरह यह देखेंगे तो 26 का स्क्वायर है। 676 26 का स्क्वायर है। 26 के बाद 27, 27 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाता है? 729। 729 आपका राइट आंसर होगा। 729 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है, इसको याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं मैथ पे। मैथ का धाकड़ क्वेश्चन है, आप लोग करते चलेंगे, ठीक है। चलिए मैथ के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा हम लोग को ना, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तभी मजा आने वाला है, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा फिर। अब देखिए शंकु की त्रिज्या, शंकु के लिए दिया है, शंकु का वैल्यू निकालने के लिए पहले तो दिया है, ये लिख लेंगे। और शंकु का त्रिज्या दे रखा है, आर बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हाइट दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हाइट 7 सेंटीमीटर, आर 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, तो बता देंगे आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है सर। इसमें रख दीजिए 1/3 गुणे 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 गुणे 6 कर देंगे। एच की वैल्यू कितनी है 7, तो काट लीजिए 7 से 7 गया, 6 का 36, 3 से 3 दूनी 6 गया, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12, 12 गुणे 22 कर लेंगे, तो 22 मतलब कि 220 प्लस 22 दूनी 44, तो आपका आंसर आ जाएगा 4, 4 2 6 2, 264 आपका आंसर हो जाएगा, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। cos x, इसके लिए एसएससी फेवरेट है 1 प्लस, ये एसएससी का क्वेश्चन फेवरेट है, sin x cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स बटे cos x। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर यहाँ पे cos x दिया है तो आप डायरेक्ट बताएंगे कि सर 2x हो, क्या होगा sec x हो जाएगा। cos x का उल्टा sec x, यहाँ पे cos x है तो आप sec x लगाएंगे और 2 लगा देंगे। अगर यहाँ पे sin x है, नीचे 1 प्लस cos x, यहाँ पे 1 प्लस cos x बटे sin x है, अगर यहाँ पे sin x आ जाता है तो आप लिखेंगे cosec x, क्या लिखेंगे cosec x, 2 cosec x आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका प्रोसेस है, छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको क्वेश्चन का मॉडल दे रहे हैं तो इसको याद रखेंगे आप लोग, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 15 संख्याओं का औसत 150 है। 15 संख्याओं का औसत जो है दोस्तों 150 है। 15 संख्याओं का औसत 150 है। एक संख्या को 43 के जगह 23 गिन लिया जाता है। एक संख्या इसमें जो है उसको 43 रहना चाहिए था, लेकिन 23 गिन लिया गया, मतलब कि 23 गिन लिया गया है, ध्यान रखेंगे। तो बताइए अगर वह सही औसत होता, सही औसत बता दीजिए, बस इतना पूछा गया है। 15 संख्याओं का औसत 150 है, एक संख्या को 43 के जगह पे हम लोग 23 मान लेते हैं, मतलब 23 काउंट हो जाता है। तो आप बताइए जो सही औसत आने वाला था वो क्या आएगा 150 के जगह। देखिए 150 है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 150 प्लस 43 बड़ा है, बड़ा हमको लगाना चाहिए था लेकिन हम लोग कम ले लिए, तो जब बड़ा लगा लिए तो मतलब उसमें और ऐड होना चाहिए, इसमें से प्लस आ जाता है। तो 43 माइनस 23 बटे 15 संख्या है तो 15 कर देंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 150 और यहाँ पर हो जाएगा 43 माइनस 23 करेंगे तो 20, 20 बटे 15, यानी कि 5 चौके 20, 5 3 15। अगर इसको देखेंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपका 151, 151 सही 1/3 आ जाएगा। इसको आप और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो 151.33 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रहा है, वस्तु का एमपी, वस्तु का मार्क प्राइस दे दिया है हमको, यानी कि अंकित मूल्य दे दिया 24,500 रुपए, 24,500 रुपए या एमपी है, एमपी मतलब मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। अगर बोला है इस पे 12% का बट्टा बताइए कितना होगा। 12% का बट्टा मतलब 12% का छूट चाहिए इसे, डिस्काउंट, 12% का डिस्काउंट। अगर 12% डिस्काउंट देते हैं तो एसपी कितना आता है, बस यही पूछा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, तो बता दीजिए। 24,500 का 12% निकालते हैं तो 12 का मतलब 88, 88 गुणे 88/100, 12 माइनस करेंगे 100 में से तो 88/100। अब इसको यहाँ पे गुणा कर दीजिए, चलिए गुणा करिए, 245 गुणे 88, आप लोग गुणा करके आंसर निकालेंगे, जो आएगा आंसर वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अब एक क्वेश्चन दिया था, ये तो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है, a प्लस बी बराबर 20, ए बी बराबर 4, तो बताना है a क्यूब प्लस
बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे आपको, या कि आप पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़े होंगे, तो इसमें पढ़े होंगे फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी, ये पढ़े होंगे। तो इसमें आप अब देखिए ए प्लस बी का रख देंगे यहाँ पे, और ए बी, और सॉरी यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ पे रख देंगे, ए बी आ रहा है क्या कहीं, हाँ सॉरी यहाँ पे होगा ना 3ab ए प्लस बी होगा ना। अब ए बी यहाँ पे रखेंगे, ए प्लस बी यहाँ पे रखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो मतलब 20 का होल क्यूब मतलब कि 800, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे 3ab ए प्लस बी को इधर लेकर आएंगे तो माइनस कर देंगे, यानी कि 3ab की वैल्यू कितनी है 4, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 20। देखिए इसको माइनस करिए, 8000 माइनस 3 चौको 12, 12 दूनी 24, 240, 240 यहाँ से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 - 4 6, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, 9 - 2 7, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 7760 आंसर हो जाएगा आपका, है ना। डिस्काउंट 12% देने के बाद हमको मिलेगा 7760। सॉरी ये तो दूसरा क्वेश्चन था, डिस्काउंट वाला पीछे था, इसको देख लीजिएगा आप लोग, 7760 इसका आंसर आएगा वैसे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल अगर दिया है ए स्क्वायर, ये तो ऐसा क्वेश्चन क्यों एसएससी पूछ रहा है पता नहीं, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आयत का क्षेत्रफल है, एक आयत का, ऐसे अगर आयत बना दें, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे एल होता है और बी होता है, बी तो एल बी ही होता है, एल इंटू बी। तो उसमें आपका क्षेत्रफल दे दिया है एल इंटू बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दिया है, और इसमें एल की वैल्यू दे दिया है आपको ए माइनस बी, और पूछ रहा है बी की वैल्यू बताइए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर इसमें देखेंगे इसको अगर हम ब्रेक करेंगे इसको, तो ए माइनस बी आएगा इंटू ए प्लस बी आएगा, जो ए प्लस बी होगा वही आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। एल दिया है माइनस बी हो जाएगा आपका ए प्लस बी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, हाँ पेज तो पलटना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए इसमें पूछा गया है cos x इक्वल टू पी अपन क्यू, cos x इक्वल टू पी अपन क्यू है, तो आपको बताना है tan x बराबर, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें ऐसे, और आपका cos x है तो यहाँ पे x ले लेंगे, ये 90 डिग्री है, तो x के सामने ही आपका लंब हो जाता है, लंब यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा आधार, आधार मतलब बेस, ये आपका कड़, ठीक है ना, कड़। आधार क्या है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कड़। अगर आप इसको निकालेंगे, लंब को निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा क्यू का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अब आपसे पूछा 10x, तो लंब बटे आधार, मतलब कि कितना आ जाएगा 10x बराबर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे पी, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग बस सॉल्व करते हुए चलेंगे और अच्छे से पैटर्न को जान लेंगे, क्योंकि आगे आने वाले सारे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है 4000 रुपये, दूसरा क्वेश्चन है, और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है आपको 630.5। यह क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, मतलब कि जो पिछला जो हम लोग कल सेशन किए थे उसमें ही पूछा था, ऐसा ही क्वेश्चन था, बिल्कुल डाटा भी सेम था, लेकिन उसमें आर दिया था, टी पूछा था, इसमें टी दिया है, टी बराबर 3, आर बराबर पूछ लिया है आपसे, ठीक है, आर बराबर पूछा है। अब इस यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, जब पी दिया है सीआई दिया है तो हम लोग ए निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा 4000, मतलब पी प्लस सीआई 630.5, इसको निकाल लेंगे तो 4630, 4630.5 आ गया ए, और पी दिया है इतना 4000। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से करेंगे 6630 और पी, मतलब पी बटे ए अगर हम लोग निकालना चाहें तो आ जाएगा 4630.5 बटे के 4000 आ गया। अब इसको अगर हम सही से करना चाहें, दशमलव हटा दें, तो 4630.5 मतलब इतना आ गया 46,305, और नीचे आ जाएगा 4 जीरो, 4 के आगे 4 जीरो। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं दोस्तों तो ऊपर आ जाएगा 9261 बटे 8000। इसको काटने के बाद अब जो 8000 आया है वो 20 का क्यूब है, जो 9261 आया वो 21 का क्यूब है, मतलब कि अगर हम देखें तो पी अपन ए बराबर आ गया आपका 21 बटे 20। अब इसका डिफरेंस कितना है दोस्तों, एक का किसमें अमाउंट पे 20 गुणे 100 कर देंगे, तो 20 × 100 आपका जो रेट आ जाएगा कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। चलिए इस तरह क्वेश्चन को लगाते हैं जिससे कि थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो और ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में फटाफट लगाते हैं, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छूट जाएंगे। अब देखिए फैक्टर फाइंड करना है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12। इसके लिए आपको हम क्लास एक लिए हुए हैं, आप ट्रिक्स आएंगे तो उसमें देखेंगे कैसे फैक्टर निकालते हैं इस तरह का। देखिए माइनस का प्लस, यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे आपको समझा पूरा अच्छे तरीके से नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है, तो बस आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। इस तरह का फैक्टर में माइनस का प्लस, माइनस माइनस प्लस का माइनस। अब यहाँ पे देखिए 12 दूने 24 हो रहा है, तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, दूनी 12 दूनी 24। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3, 8 गुणे 3 हमको 2 नंबर मिल गए, 8 गुणे 3 एक प्लस वाला हो जाएगा, एक माइनस वाला हो जाएगा। यहाँ पर जो 2 है उसको डिवाइड कर देंगे,
ये ट्रिक है थोड़ा निकालने का, नहीं तो फिर वही गुणा करिए, बीच वाले को जोड़िए घटाइए, अपना बच्चों वाला हरकत नहीं करना है आपको। 2 चौके 8, वाला 4 आ गया, यहाँ पे -3/2। तो इसका जो फैक्टर बनेगा, एक बनेगा x + 4 और दूसरा बनेगा x - 3/2। x - 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 4 यहाँ पे रहेगा, यहाँ लिख सकते हैं 2x - 3 बराबर 0। जो ये 3 2 रहेगा इधर चला जाएगा, मतलब यही आपका फैक्टर हो जाएगा, x + 4 और ये 2x - 3। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या पूछा है, यह तो सर्कल से है, टेंजेंट वाला, यह है सर्कल, इस पे 2 टेंजेंट ऐसे डाल दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका एंगल जो दिया, एंगल नहीं दिया, पिछले वाले में एंगल दिया था जो हम लोग कल सेशन किए थे, इसमें इस तरह का कुछ दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। और इस बार इसको दे दिया है, क्या दे दिया है, इसका नंबर 118 डिग्री। आपसे पी की वैल्यू पूछ लिया है, पी बताइए कितना होगा, पी एंगल बताइए कितना होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो टेंजेंट होता है सर्कल पे, कोई टेंजेंट होता है वो 90 डिग्री बनाता है, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अब 90, 118, 90, मतलब ये आपका एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, मतलब 4 भुजाओं वाला पैरेललोग्राम बन रहा है ना, पैरेललोग्राम नहीं चतुर्भुज बन रहा है, 4 भुजा है। और इसमें देखेंगे चारों भुजा में 360 डिग्री होना चाहिए, तो आप 90, 118, 90 को ऐड करेंगे, या फिर आमने सामने का एंगल 180 होना चाहिए, तो 90 + 90 180 हो गया, 118 में क्या ऐड करेंगे, 180 आ जाएगा, तो बता देंगे आप 2 करेंगे तो 120 आएगा, मतलब कि आपका 72 नहीं, 62 ऐड कर देंगे, 62 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 62 डिग्री। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्या आपका क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, वो भी आपका इसी से है। देखिए एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ट्रायंगल त्रिभुज, त्रिभुज में यह डिग्री दे दिया हमको 120 डिग्री, और हमसे पूछ लिया है, और एक चीज़ और दिया है, यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है, ठीक है। इसमें हमको एंगल ए और एंगल बी का रेशियो दिया है, एंगल ए और एंगल बी का रेशियो दिया है 1:2। हमसे पूछा है कि आप बताइए जो एंगल ए है वो कितना होगा, या फिर एंगल बी बताइए कितना होगा। इन दोनों में से कोई एक चीज़ पूछा है हमसे, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, ये दोनों पूछा हुआ है। अब देखिए एंगल ए एंगल बी का रेशियो 1/2 है, तो आपको पता होना चाहिए जो बाहर एंगल होता है वो अंतर एंगल, मतलब एंगल ए और एंगल बी का एडिशन ही होता है, एंगल ए प्लस, या आप पढ़े होंगे एंगल बी बराबर 120 डिग्री, 120 डिग्री है तो x + y, और x y का रेशियो दे दिया हमको 1 और 2, तो 1 और 2 बराबर 120 है, तो 3 बराबर 120, यानी कि 3 चौके 12, 1 बराबर 40 डिग्री। जब 1 बराबर 40 आ गया तो एक एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 40, एंगल बी बराबर 4 दूनी 8, 80 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो 40 डिग्री, और यहाँ पे लिखना चाहें तो 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में से जो पूछा था आप लगा के चले आएंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है, या तो डिविजिबिलिटी रूल्स है 7, 1, 2, 9 P4, 6, 5, यह बताना है 9 से विभाजित हो रहा है। अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो P की वैल्यू बता दीजिए। यह बोल दिया कि 9 से विभाजित है ये पूरा का पूरा, तो P की वैल्यू बताइए। बस 9 से विभाजित होने का रूल क्या है, सबको ऐड करने के बाद 9 से कट जाना चाहिए, तो ऐड करते हैं। इस तरह ऐड करेंगे 7 + 1 + 2 + 9 + P + 4 + 6 + 5, इस तरह अगर इसको ऐड करते हैं दोस्तों तो आ जाता है हमारा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, 34 + P, 34 + P, तो 9 को 36 आता है, तो P बराबर 2 रखेंगे तभी जाके 36 बन पाएगा, 36 बनेगा तभी जाके कट पाएगा, यानी कि P बराबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक नल ए है जो कि टंकी को 6 घंटे में भर दे रहा है। एक नल ए है टंकी को 6 घंटे में भर रहा है। एक नल बी है जो कि टंकी को 10 घंटे में खाली कर दे रहा है, 10 घंटे में खाली कर रहा है, और ए जो है भर रहा है, ए भरने वाला है और बी खाली करने वाला है। तो बस इसका आप लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 छक्का 60, मान लीजिए 10 छक्का 60 नहीं, 2 3 6 कितना जाने वाला है, इसका एलसीएम 30, 6 5 30, 6 5 30, क्योंकि इसमें 2 छुपा, 6 5 30 एलसीएम आ जाएगा। अब इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, 6 5 30, इसका 5 आ जाएगा, इसका 10 3 30। अब इसको माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है, या निकल रहा है या भर रहा है। तो बताएं, पूछा गया है कि दोनों अगर खोल दिए जाए एक साथ तो बताइए कितनी देर में भर जाएगा टंकी। तो बस यहाँ 5 - 3 करेंगे 2 आ जाएगा। अब 30/2 कर देंगे तो 15 मिनट दिया है, घंटा दिया है, सेकंड दिया है, या आप लोग क्वेश्चन से माध्यम से लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा हो गया ये पेज भी, चलिए अच्छा है। किसी कक्षा में 60% लड़के हैं, किसी कक्षा में 60% लड़के हैं, 60% टोटल लड़के हैं किसी कक्षा में, यह पूछा गया है, बोला गया है किसी कक्षा में 60% टोटल लड़के हैं और लड़कियों की संख्या है 36, जो गर्ल्स हैं, गर्ल की संख्या कितनी है 36 है, तो बताइए बॉयज़ की संख्या क्या होगी, बॉयज़ की संख्या। तो बताया आपको 60% जब टोटल लड़के हैं, 60% सॉरी 60% बस लड़के हैं दोस्तों, बॉयज़ हैं, 60% बॉयज़ हैं, और बोला गया जी मतलब गर्ल्स जो हैं वो 36 हैं, तो बॉयज़ की संख्या बताइए। तो 60% जब लड़के हैं तो 40% लड़कियाँ होंगी, 40 बराबर आप कर देंगे 36, मतलब 40/100 बराबर 36, यानी कि 100 बराबर आ जाएगा आपका, टोटल निकल के आ जाएगा 36 × 100/40,
तो इसको इससे काटेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे 18 आएगा, 2 पचे 10, 18 पचे 5 और 40 की जरूरत में 4, 5 कम 5 9, 90 हो जाएंगे टोटल बच्चे उस क्लास में। तो बॉयज़ निकल जाएगा, 90 माइनस 36 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 10 माइनस 6 4, यहाँ बचेगा 8, 8 माइनस 3 5, 54 हो जाएंगे बॉयज़। 54 नंबर ऑफ 54 बॉयज़ हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देखिए, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। इसमें बोला जा रहा है एक कार है 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रहा है, 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रहा है और 2.5 किलोमीटर के हावर की स्पीड से वह अगर तय करे दूरी को कितनी, अच्छा देखिए सुनिए पहले ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। एक कार की चाल 30 किलोमीटर पर हावर है तो 2.5 किलोमीटर की दूरी कितने समय में वो तय करेगा। यह आपका स्पीड दे दिया है और 2.5 किलोमीटर यह डिस्टेंस दे दिया है। तो कितने समय मतलब पी पूछ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पास समय होता है, यहाँ हमको समय निकालना है तो टाइम इधर लेकर चले आएंगे, डी बटे एस हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपका 2.5 है और टी की वैल्यू एस की वैल्यू कितनी है 30 है, तो यहाँ हो जाएगा 25 बटे 300, ठीक है। यहाँ 25 चौके 100 4 3 12, 1/12 ये हावर में है, अब इसको मिनट में बदल देंगे तो 60 बटे 12 कर देंगे, 12 पचे 60 यानी कि 5 मिनट लगेगा उसे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यह देखिए क्वेश्चन इजी है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ध्यान से देखेंगे। 800 रुपये दिया हुआ है ए बी सी में उसे बांटना है, ठीक है। और जो बांटा गया है वो रेशियो दे दिया है हमको, किस रेशियो में बांटा गया है, दे दिया है रेशियो 2 5 3। तो पूछ लिया है हमसे बी और प्लस सी की वैल्यू बता दीजिए, बी और प्लस सी की वैल्यू बता दीजिए। देखिए दिया है 800 रुपये, ए बी सी में बांटा जा रहा है और ए बी सी का रेशियो दे दिया है, किस रेशियो में बांटा जा रहा है, तो 2 5 3 में लास्ट में पूछ लिया है बी प्लस सी की वैल्यू बताइए। तो आपको यहाँ पे करना है क्या है, 2 + 5 + 3 बराबर 800 रुपये। तो 5 2 7 3 10, 10 बराबर 800 रुपये। तो 1 बराबर 80, जब 1 बराबर 80 हो जाता है तो आपको निकाल देना बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 गुणे 5, 5 बटे 40, 240 आ गया। सी की वैल्यू देखेंगे तो 3 गुणे 80, 8 × 24, 200 गलत हो रहा क्या, सॉरी 5 बटे 40 हो गया, यहाँ पे 400 आएगा ना, यहाँ पे 400 आएगा और 8 × 24 240 आ गया। अब 400 + 240 कितना आ जाएगा, तो बता देंगे आप 640 आ जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है x + y = 47 है, x + y = 47 दिया हुआ है और x y बराबर दिया है, x y बराबर दे दिया है हमको 550। आपसे पूछ लिया है x² + y² बराबर क्या होगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे, आपको पता रहना चाहिए x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो बता देंगे x² + y² + 2xy होता है सर, ठीक है। x + y का वैल्यू रखेंगे 47, 47 का स्क्वायर बराबर x² + y² की वैल्यू हमको निकालनी है, तो x² + y² बराबर 2 × सॉरी यहाँ पे प्लस है, 2 × xy की वैल्यू कितनी है 550, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² + y² बराबर 47 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो बता देंगे 21 20 21 22 2209 हो जाता है, सॉरी 2209 हो जाता है, 749 2209 हो जाता है आपका। 47 का स्क्वायर माइनस कर देंगे इसको, 2 पचे 10 को 0 हाथ में आएगा, 2 पचे 10 1100 को माइनस कर देंगे 2209 में से दोस्तों, तो आपका आ जाएगा x² + y² की वैल्यू। आप लोग इसको क्लियर करके आंसर बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों देखेंगे, किसी आयत में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है, 1:4 दे दिया है हमें, ठीक है। और एरिया दे रखा है 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है बी बताइए और एल भी आप पता कर लेंगे, एल और बी दोनों। अब देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल × बी बराबर 1764, तो यहाँ पे निकाल लेंगे 1 × 4 बराबर 1764, ठीक है। एरिया ये होता है ना, किसका है, आयत का है ना, ठीक तो है, हाँ 1 × 64। अगर हम लोग इसको x मान लेते हैं तो आप बता देंगे यहाँ पे 4x² बराबर 1764 हो जाएगा सर। तो x इसको 4 से पहले काट लीजिए, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 एकम 4, तो x² बराबर 441, तो x बराबर कितना आ जाएगा 21। जब x बराबर 21 आ गया तो यहाँ पर रख देंगे l बराबर 21 हो जाएगा आपका और b बराबर हो जाएगा 4 × 21 यानी कि 4 एकम 4 दूनी 8, 84, ठीक है ना। b बराबर 84 हो जाएगा और आपका l बराबर 21 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है, इसको ध्यान देंगे। त्रिभुज के कोणों का एंगल का अनुपात कितना दिया है, 3 4 5 दिया हुआ है। हमसे पूछा है त्रिभुज किस प्रकार का है, त्रिभुज किस प्रकार का है। आपको पता है जो त्रिभुज का इंटरनल एंगल होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री होता है तो मतलब 3 + 4
प्लस 5 बराबर 180, तो 4 3 7 5, देखिए 5 4 9 1 10 2 12 बराबर 12 बराबर 180, तो 1 बराबर 180/12, यानी कि 2 6 दूनी 12, 6 1 18, यानी इसको काट देंगे तो 15 आ जाएगा। 1 बराबर 15 डिग्री आ गया, तो आप बता दीजिए 3 बराबर 15 3 45 डिग्री, 4 बराबर 15 चौके 60 और 5 बराबर 15 पचे 75। अब बताइए 45, 60 और 75, इसमें 90 डिग्री तो कोई दिख ही नहीं रहा है। जब 90 नहीं दिख रहा है तो मतलब कि न्यून कोण होगा। न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल, आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी बट्टा वाला दिया है, ध्यान से देखेंगे। वस्तु का मार्क प्राइस एमपी दे दिया है हमको 1100 रुपये, आपसे पूछ लिया है, सॉरी बट्टा वाला नहीं दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है। और सेलिंग प्राइस दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है 979 79 80 79 89 90 होता है ना, 79 मतलब 979 दे दिया है। और हमसे बट्टा पूछ लिया, डिस्काउंट बताइए, डिस्काउंट परसेंट बताइए आप कितना होगा। अब ध्यान से देखेंगे ये 1100 रुपये है, एसपी है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1100 माइनस 979 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 121 आ जाएगा ना। देखिए कितना आएगा, हाँ 121 आ रहा है, 121 आ गया। अब 121 आ गया डिस्काउंट बटे 1100 गुणे 100 कर लेंगे, 0 0 से गया 11 11 121, मतलब कि 11% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है दोस्तों आपका ज्यामिति से दिया हुआ है, क्वेश्चन ज्यामिति से है। इसमें व्यास दिया हुआ है, व्यास का निर्देशांक हमसे किसी वृत्त का व्यास का निर्देशांक दिया हुआ है 4 और 3 दिया हुआ है, और एक जगह दिया हुआ है 2 और -1, 2 और -1 दिया है। ये निर्देशांक है किसके, व्यास के, वृत्त के व्यास के, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे लाइन खींच दें तो एक हमको दे दिया, यहाँ पे पॉइंट दिया है 4 और 3, और यहाँ पे जो पॉइंट दिया है हमको 2 और -1 दे दिया है ना, 2 -1 और 4 और 3। हमसे क्या पूछा है कि इस इक्वेशन का ये जो लाइन है इसका समीकरण बता दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, पहले हमको चाहिए क्या, सेंटर चाहिए, सेंटर के बाद रेडियस चाहिए, रेडियस के बाद एक फार्मूला आता है, क्यों कौन सा फार्मूला होता है, x माइनस सी, जो हमारा सेंट्रॉइड ऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं सेंटर के, उसका पहले चाहिए। तो सेंटर का पहले हम लोग निकाल लेते हैं, सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं ये वाला, यानी कि एक्स सी और वाई सी पहले निकाल लेते हैं। एक्स सी वाई सी निकालने के लिए आपको पता होगा एक्स प्लस वाई बटे 2, x1 प्लस वाई 1 बटे 2, और आपका हो जाता है, हाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे x1 प्लस x2 बटे 2 होता है ना, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है हमारा x सी और y सी हो जाता है। इसको देखेंगे ध्यान से, तो x1 कितना है, x1 4 है, x2 कितना है 2, 4 प्लस 2 बटे 2, यहाँ पर जाएगा y1 प्लस y2, मतलब 3 - 1 बटे 2, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखिए 4 2 6 बटे 2 मतलब 3 आ गया, 3 - 1 2 बटे 2 यानी कि 1 आ गया। जो x सी और वाई सी आ गया, मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट जो आ गया हमारा, कितना आ गया, ऑर्डिनेट 3 और 1 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से हम यह पता कर लिए सेंटर का, अब हम रेडियस पता कर लेते हैं। रेडियस पता करने के लिए आपको एक फार्मूला होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता चल जाए तो ये हमारा रेडियस हो जाता है। तो इसका लिए फार्मूला होता है दोस्तों d x2 या फिर x1 कोई कर देंगे। अगर हम लोग इसको मान लेते हैं, यहाँ पे जो आया है 3 और 1 आया हुआ है, अगर हम लोग x1 x2 मानते हैं, इसे x2 और x2 y2 मानना पड़ेगा, x1 y1 x2 y2 मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग कर देंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे x1 माइनस x2 है, तो x1 हमारा क्या है 4 - 3 का होल स्क्वायर, पहले तो करेंगे 4 - 3 का होल स्क्वायर मतलब 1, प्लस y1 माइनस y2 मतलब 3 - 1 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 आ गया, मतलब कि रूट में 5 आपका आंसर हो जाएगा। d बराबर रूट में 5 हो जाएगा, तो एक यहाँ पे लिख लीजिए d बराबर रूट में 5 आ गया, मतलब रेडियस कितना आ गया, इतना आ गया √5। तो अब एक होता है इक्वेशन का फार्मूला, जो हमसे पूछा हुआ है कि आप समीकरण बताइए, वृत्त का समीकरण क्या होगा, तो बता देंगे x माइनस एक्स सी, जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है, x माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है आपका आर स्क्वायर जो निकाले हैं। अब यहाँ पे आर स्क्वायर आपका कितना है, √5 है, √5 वहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे x माइनस एक्स सी कितनी है 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई सी, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर √5 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं आप लोग, तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y और प्लस 5, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए, इससे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का 3060 रुपये में बेचा जाता है, किसी वस्तु को 3060 रुपये में बेचा जाता है, मतलब यह क्या है, एसपी है, एसपी दे दिया है, और 15% की हानि होती है, 15% की हानि होती है। जब इसे हम लोग इतने में बेचते हैं तो 15% की हानि हो जाती है, ये आपका हानि है, 15% की हानि होती है। तो बताना है कि 20% का मुनाफा कमाने के लिए, 20% का मुनाफा कमाने के लिए हम इस वस्तु को कितने में बेचें। तो जब 15% की हानि पे बेचे हुए हैं, 20% का मुनाफा हमको कमाना है, 20% का मुनाफा कमाना है, 15% की हानि में बेचे हैं, मतलब कि 85 रुपये में बेचे हैं, 85/100 में बेचे हैं, कितने का, 360। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब कि सीपी कितना आ जाएगा, 3060 गुणे 100/85। जब इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा आंसर मिला जुलाकर, जब इसको हम काट देंगे तो आ जाएगा हमारा, देख लीजिए कितना आ जाएगा, 3600। इसको काट देंगे तो 3600 आ जाएगा, 3600 रुपये। जब 3600 रुपये आ गया हमारा, 100 बराबर 3600, यानी कि सीपी कितना आ गया, 3600। अब 20% का हमको मुनाफा कमाना है, तो 3600 गुणे 120/100 कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको काट देंगे, 12 0 0 हो गया, 12 0 0 और 12 छक 72 को